ओके तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में जो साइंस का जो पेपर था उसको डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा जो 4th नंबर का जो सेट था ये कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा जो 5th नंबर का जो आपका यहाँ पे सेट है, ठीक है। जो 5th नंबर का जो इतने तारीख में सेकेंड शिफ्ट का जो है इसको यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। इससे आपका क्वेश्चन क्या यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था यहाँ पे आप देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके यानी कि किसके द्वारा तय किया जाता है। कोई व्यक्ति है उसका जो वास्तविक भार होता है किसके द्वारा यहाँ पे तय किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला है द्रव्यमान और ऊंचाई, दूसरा द्रव्यमान और चौड़ाई, यहाँ पे द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, ठीक है। और डी आपका है द्रव्यमान। तो भार जो होता है वो क्या होता है, W=m/g होता है, ठीक है। जहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भार होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका द्रव्यमान होता है, ये आपका द्रव्यमान होता है। और ये क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका द्रव्यमान और ये आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है यहाँ पे। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पे जो त्वरण होगा ये और द्रव्यमान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो जी होता है इसका मान कितना होता है, जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। और त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आपको हम पहले भी बताए थे वहाँ पे ग्रेविटेशनल जो चैप्टर हम देख रहे थे कि ये आपका क्या होता है, ये भूमध्य रेखा होता है, ये पोल होता है, ठीक है, ध्रुव होता है। तो ध्रुव पर क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये आपका क्या होता है, ये ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ भी आपका भूमध्य रेखा होता है, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान होता है ये कम होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और सेंटर में क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सेंटर में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। वहाँ भी आपको क्वेश्चन ये वहीं से आपको पूछा गया था, उसी चैप्टर से क्वेश्चन ये आपका है, ठीक है, ग्रेविटेशनल चैप्टर से। तो इसको आप याद रखिएगा कि इसके जो है आपका जो ये होता है भूमध्य रेखा, इस पर आपका जो है जी का वैल्यू कम होता है। यहाँ पे आपका पोल जो यहाँ पे जो ध्रुव होता है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होता है, सेंटर पर 0 होता है, ठीक है। तो ये था। तो यहाँ पे जो इसका जो भार उसके किसके द्वारा तय किया जाता है, तो द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे देखें W=m/g से, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि आदर्श गैसों का समीकरण निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। आदर्श गैस के बारे में तो वो समीकरण क्या होता है, यहाँ पे आदर्श गैस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण। तो वह समीकरण जो आदर्श गैसों का कि जो आप उसका जो नियम होता है उसका पालन करता हुआ आपको आदर्श गैस समीकरण कहलाता है, ठीक है। और आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV=nRT, ये होता है PV=nRT, ठीक है। ये आपका क्या होता है, मोलों की संख्या होता है। n क्या होता है, मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको इस समीकरण से कौन सा इसमें से आपका है, वही आपको क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब देखेंगे कि यहाँ देखिए PV यहाँ पे T है, तो इसको जब P/VT है, इसको B को चेक करेंगे, V/VT = R, तो इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद जैसे ये है T/PV = R, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, P = ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी आप देखेंगे कि PV यहाँ पे आपका T है और यहाँ पे क्या है 1/P, ये है आपका R, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है, PV/T = μR, यहाँ पे म्यू दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PV = μRT, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, μRT। देखिए यहाँ पे हम क्या बताए थे आपको, nRT बताए थे। तो यहाँ पे क्या किया गया, n के बराबर यहाँ n को क्या मतलब n की जगह म्यू ले लिया गया है, ठीक है, n की जगह म्यू यहाँ पे म्यू आपको ले लिया गया है। और यहाँ पे जो इसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मोलों की संख्या होता है n, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा गैसों का समीकरण जो है आपका आदर्श गैस समीकरण PV=nRT। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, P/T μRT, ठीक है। तो इसको इस तरह से करेंगे, ये आपका इधर गुणा हो जाएगा, तो PV कितना हो जाएगा, μRT हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा, ठीक है, जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका वर्क पर एनर्जी का है,
जब चैप्टर हम पढ़ा रहे थे इस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जाके वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पूछा गया है तो हम यहाँ पे अच्छे से इसको देखेंगे। तो यहाँ पूछा है कि जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है। बल और विस्थापन, तो सबसे पहले आपको कार्य जो होता है वो क्या होता है, जो कार्य होता है इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, बल, ठीक है, बल गुणे विस्थापन। बल को F से दिखाते हैं, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। यहाँ पे बल गुणे विस्थापन ये आपका कार्य हो जाएगा, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका कार्य हो जाएगा W = F × S, ठीक है, F × S। अगर एंगल की बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जाता है, FS cos थीटा होता है, FS cos थीटा, ठीक है। कि यहाँ पे आपको एंगल पूछा जा रहा है तो सबसे अधिकतम ये पूछा रहा है कि सबसे जो आपका है सबसे अधिक कहाँ होगा, ठीक है। तो सबसे अधिक और सबसे न्यूनतम जो होगा इसको भी देख लेते हैं कि न्यूनतम क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो है यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, W = FS। यहाँ पे देखिए कॉस आपका क्या होगा कि अगर बल और विस्थापन के बीच में जिधर बल है उधर ही विस्थापन है तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। इसके बल और विस्थापन है तो 0 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे, अगर यहाँ पे cos थीटा की जगह मान लीजिए कुछ फोर्स दिया यहाँ पे दिया है और cos थीटा जब यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे लिखेंगे F.S cos 0 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा W = F.S, ये आपका हो जाएगा वर्ग, ठीक है। ये क्या है आपका, जब सबसे अधिक होगा यहाँ पे तो 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब क्या है कि आपका न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम पर कब होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए इनके दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इधर S हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा। तो इसके बीच में जैसे मान लीजिए इस तरह से है ये वाला, ठीक है, इधर आपका क्या हो जाएगा, ये S है, ये आपका S है, ये आपका F है। तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या था, 0 था, क्यों, क्योंकि क्या था कि यहाँ पे मान लीजिए कोई ये सतह है, सतह पे क्या है आपका कि एक बॉडी रखा गया है, यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे M द्रव्यमान की कोई बॉडी है। इधर आपका क्या है, ये आपका क्या था, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट S भी इधर है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है। तो इनके दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री को हम चेक किए तो कितना आया, FS आया है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री पर चेक करेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री को जब चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, W = यहाँ पर हो जाएगा F.S, यहाँ हो जाएगा cos 90, ठीक है, cos 90 होगा। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, देखिए आपको मैथ में जो आप पढ़े होंगे कि देखिए ये होता है साइन, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है। साइन 0 का मान 0 होता है, इसका वैल्यू कितना 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है। इसी का उल्टा यहाँ करेंगे तो ये कास हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। इसके बारे में आप पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे जब उल्टा करेंगे तो ये जो 90 वाला है ये यहाँ पर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, यानी कि cos 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। और ये आपका यहीं पे आ जाएगा 1/√2, ठीक है। इसका भी 45 का वैल्यू एक ही होगा। अब देखिए फिर अब देखिए ये है आपका, ये हो गया, ये यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये आपका 60 का वैल्यू, फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 0 आ जाता है यहाँ पे। तो आपको बेसिकली यहाँ पे चेक करना है कि cos यहाँ जो W है F.S cos 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू यहाँ पे है तो इसका वैल्यू जो साइन 0 का होगा ये 90 का हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जब ये आप 0 रखेंगे W = F.S cos, यहाँ पे मतलब इसका जो cos 90 पर 0 होगा तो यानी कि 0 ही पूरा ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा वर्ग 0 हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये न्यूनतम की बात होती है, न्यूनतम, ये आपका न्यूनतम मतलब कम होगा यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ अधिक है, अधिक के लिए क्या हो जाएगा, FS हो जाएगा, और कम के लिए वहाँ पे आपका 90, जब आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका न्यूनतम के लिए आप यहाँ पे जब जो है एंगल जो है 90 रखेंगे तो न्यूनतम होगा, और अधिक के लिए क्या करेगा, जब यहाँ पे एंगल क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो आपको अधिक पूछ रहा था तो एंगल कितना हो जाएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। मान ली इस क्वेश्चन में आपको अधिक कब होगा इसके बारे में पूछा है, न्यूनतम के बारे में यहाँ पे आपको पूछ सकता है, तो हम वहाँ भी उसको देख लिए हैं, ठीक है।
तो क्रॉस चेक करके आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। आपको सारे एंगल रख के, ठीक है, चेक करना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री है, तो अगर 60 डिग्री पर चेक करेंगे तो cos 60 डिग्री पे यहाँ आपका कितना हो जाएगा 1/2 होगा, ठीक है। तो fs/2 हो जाए, यानी वर्क कितना हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आधा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि यहाँ पे आप एंगल भी रख के चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, आपका ये पूछ रहा था, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे जो आपका जो चैप्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़्यादातर मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुमा रहा है, लेकिन आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और आप मतलब जैसे भी हो इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको बना के आप अच्छे से इसको जानकारी ले किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आप एग्जाम में जाने की कोशिश करिएगा, आपको ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि 3 प्रतिरोधों को 9 ओम, फिर 9 ओम और यहाँ पे x ओम है, को समांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है, यहाँ पे पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में सीरीज में आपको पता ही है, पैरेलल में 1/r करके करते हैं। सीरीज में क्या होता है, अगर दो यहाँ पे आपको प्रतिरोध दिया गया R1 R2, तो उसको क्या करते हैं, इजीली उसको R1 + R2 कर देंगे, ठीक है। और पैरेलल के लिए क्या कैसे करते हैं, अभी हम आपको बता देते हैं कि जोड़ा जाता है तो इस समांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होता है, इतना है, ठीक है। या इस समांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध यानी R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगा ये आपका इतना है। तो अज्ञात प्रतिरोध x ओम का ज्ञात करना है, यानी जो x के जो यहाँ पे आपको बोला गया कि जो यहाँ प्रतिरोध है x, उसके बारे में पता करना है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है कि 3 प्रतिरोध, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा R1 कितना है, ये है 9 ओम, R2 कितना है, ये आपका 9 ओम, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक और इतना है, यानी कि R3 जो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका x ओम दिया गया है, ये आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको बोला गया है कि इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, यानी पैरेलल में जोड़ने का मतलब ये होगा कि R इक्विवेलेंट यहाँ पे मतलब पूरे का सम का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, प्लस 1/R3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना दे दिया गया है, सब टोटल का कितना दिया गया है 3 दे दिया गया है यहाँ पे सम का, यानी कि जो पूरा होगा उसका 3 दे दिया गया। तो यहाँ पे आप इजली क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 1/3, यानी कि जो R इक्विवेलेंट का 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए R1 का वैल्यू कितना दिया गया, 9 दिया गया है, तो 1/9 प्लस ये भी आपका 9 है, 1/9 प्लस 1 ये x हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ R3 कितना x है, ये 9 है, ये भी 9 है, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, यहाँ पे 1/3 बराबर, देखिए इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप जब करेंगे तो यहाँ पे एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x, इसका आपका क्या आ जाएगा 9x, यहाँ पे आपको एलसीएम आ जाएगा। अब इसे भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। देखिए इसे भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा x बचेगा, ठीक है। फिर इससे भी क्या बचेगा, प्लस में x बचेगा, प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप पता होगा, ये आपका यहाँ मैथमेटिक्स है, 1/3 हो जाएगा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2x प्लस का 9 ये हो जाएगा 9x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x बराबर ये हो जाएगा 6x प्लस 27, ठीक है। अब देखिए इसको इधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर 27, तो x कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 ओम यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो कि क्या है आपका ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, उसके बाद से आप सोचेंगे। जब ज़्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तभी आपको दिमाग खुलेगा कि हम कैसे सोचना है। जैसे यहाँ पे आपको पहले दे दिया 3 पैरेलल में जोड़ा गया है, उसके बाद देखिए कि इस समांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध, यानी कि जो यहाँ पर इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू यहाँ पे है, ये आपको पहले दे दिया गया है 3 ओम। अगर नहीं देगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तीसरे का आपको यहाँ पे x ओम दिया गया है। तो ऐसे आपको समांतर में क्या किया जाता है 1/R1 1/R2 1/3 जितना भी दिया रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे जोड़ लेंगे। और यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं आता है, ये मतलब कि कैसे सॉल्व करना है, यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका गड़बड़ है तो भाई उसको बेसिक जो है आपका बेसिक मैथ कमज़ोर है, बेसिक मैथ पर फोकस करिए, ठीक है। वो आपका हो जाएगा तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये आपका आंसर था 9 ओम करके, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा। इसके बाद देखिए अगला,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि ये है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में है और यहाँ पे आपको आंसर पूछ रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। ये आपको फ़ारेनहाइट में दिया गया, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ रहा है। तो कल के जो सेट हम लोग किए थे उसमें आप देखे होंगे कि एक वहाँ पे जो है क्वेश्चन इस तरह के किए थे और फार्मूला क्या था कि C बाई यहाँ पे 100, ठीक है, और F माइनस 32 बाई 180 ये था आपका, ये 100 डिग्री मतलब 100 था, ये आपका क्या था K माइनस 273 बाई 100, ठीक है। यहाँ देखिए ये फ़ारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड में तो इतना ही फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ये आपका टोटल फार्मूला हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज़ करके आप आसानी से सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा C बाई 100, ठीक है, और यहाँ पे F माइनस 32 बाई 180, ये आप करेंगे इस तरह से इसका फार्मूले का यूज़ करके। तो क्या करेंगे C बाई 100, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 95 है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है, तो 95 माइनस 32 बाई ये हो जाएगा 180, ठीक है, ये 180 डिग्री होगा। तो C बाई यहाँ पे देखिए इस 0 0 ये काट देंगे, ठीक है, ये 2 5 10, ये 2 9 18, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा C बाई 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें से आप इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो ये 3, या 9 में से 3 जाएगा तो ये 6 बाई ये हो जाएगा 9, तो ये 9 सत्ते 63 हो जाएगा। तो C कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो C का यहाँ आएगा कितना जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया, ठीक है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैसे सॉल्व करना, ये फार्मूले का कल हम यूज़ किए थे, ठीक है। C बाई 100, F माइनस 32 बाई 180, यहाँ पे K माइनस 273, तो इसका कैलकुलेशन का दिया नहीं, ये आपको यही दिया गया है। तो इसी का यहाँ पे रख के आसानी से इजीली यहाँ पे कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करेंगे तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये है आपका कि 50 ग्राम वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, ठीक है। जो तांबा है वो आपका 50 ग्राम दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद से ताप में है आपका 20 डिग्री से 60 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी। और तांबे के विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि 386 जूल किलोग्राम यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है, ये है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको एक फार्मूला होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। C इक्वल्स टू ये होता है, देखिए ये होता है Q इक्वल्स टू CM डेल्टा T, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये विशिष्ट ऊष्मा होता है। C जो होता है ये विशिष्ट ऊष्मा, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, ये होता है। और ये आपका क्या हो जाता है, दी गई ऊष्मा Q होता है, ये आपका दी गई ऊष्मा होता है Q, दी गई ऊष्मा। ये आपका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान। और ये आपका तापांतर जो होता है, देखिए यहाँ पे जो 2 ताप दिया गया ये तापांतर होता है, ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में अंतर होता है, ठीक है, ये तापांतर। तो इसी जो है फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसानी से। तो यहाँ पे जब देखेंगे कि क्या है कि आप देखिए सबसे पहले आपको जो है विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पे दे दिया गया है, यानी कितना है, ये आपका है। यहाँ पे जब इसका जो वैल्यू निकालेंगे कितना ऊष्मा जो है यहाँ पे दी गई ऊष्मा, ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे Q कितना हो जाएगा, अब जब निकालेंगे तो C का वैल्यू कितना है 386। उसके पास से क्या है आपका M दिया गया है। एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे जो M की वैल्यू जो दिया गया है आपको कितना दिया गया है 50 ग्राम दिया गया है, 50 ग्राम। किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग देंगे, ठीक है। इस 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे 50 बाई 10 की पावर 3 ये हो जाएगा। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, M इक्वल्स टू हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपने ग्राम से किस में चेंज किया, किलोग्राम में, यानी ये क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम हो जाएगा। ये आपका M की जो वैल्यू होगी किलोग्राम में, यानी कि 50 इंटू 10 की पावर -3, ये आपका किलोग्राम में आएगा। तो ये आपका M हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका T है, तो T कितना है 20 डिग्री से 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाता है, जो ज़्यादा होता है यानी कि 60 से माइनस ये आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यों कितना हो जाएगा 386 इंटू ये है आपका 50, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -3, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40, ये भी आपका गुणा में 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करिए, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्यों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 386 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 5 20 होगा, 50 गुणे 40 कितना हो जाएगा 20 होगा। और यहाँ पे आपका 2 जीरो पहले से है, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 20 और 1 2, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 जीरो ये है 3, तो यानी कि 3 ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 10⁻³ है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इस 2000 को क्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या कितना लिख सकते हैं, 2000 को आप क्या लिख सकते हैं, 2000 को ये लिखें 2 गुणे 10⁻³ लिखें, यही होगा इसका मतलब। क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 10⁻³ आप करेंगे यानी 3 जीरो है, 3 जीरो गुणे 2 करेंगे, 1000 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 2000 हो जाएगा, ठीक है। इसके गुना 2000 हो जाएगा, यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ प्लस का 10⁻³ है तो वो प्लस में है, यहाँ पे आपका 10⁻³ है माइनस में है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तीनों जीरो और ये माइनस ये कट जाएगा, केवल आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे केवल 2 बचेगा, ये प्लस का 3 ये कट जाएगा, केवल 2 बचेगा। तो क्यों जो आप यहाँ निकालेंगे इसको गुणा कर देंगे डायरेक्ट इसमें, तो जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 छक 12 दुआसील 1, 8 दूना 16, 17 के 16 17 1 और 3 दूनी 6 1 7, यानी इतना जूल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 772 जूल यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 772 जूल। क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है, बस आपको फार्मूले पर रखना था, ज़्यादा टफ नहीं था, फार्मूले पर रखना था। और मेन बेसिक चीज़ क्या है आपका कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए आपको बेस अगर नहीं आता तो आप अपने बेस को किसी तरह से इसे छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका बेस मतलब मजबूत हो जाएगा, तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करिए, इसका आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल कितने डिग्री पर अलग होते हैं, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक जो होते हैं ये 180 डिग्री पर आपके ये होंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री पर ये आपके अलग होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद से देखिए यही क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि ये है कि अभिक्रिया कहा यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, उत्पादन से अधिक है तो यहाँ पे ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है। और अभिक्रिया को देखिए यहाँ पे उत्पादन से आपको अधिक है तो ऊष्मा क्या होगी, मुक्त होगी, ठीक है। और अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे जहाँ पे ऊष्मा मुक्त होती है, क्या करेंगे आपका, ये आपका पूछ रहा है कि कौन सा अभिक्रिया होगा, तो ऊष्मा शोषी है, यहाँ पे ऊष्मा छेपी है, काम है, सामर्थ्य है, तो ये आपका क्या होता है ऊष्मा छेपी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा छेपी, ठीक है। और ऊष्मा छेपी क्या होती है कि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ऊष्मा छेपी यानी ऊष्मा क्या होगी, मुक्त होगी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऊष्मा यहाँ पे छेपी। और यहाँ पे देखिए ये है आपका ऊष्मा शोषी, तो क्या होता है इसमें ऊष्मी ऊर्जा का क्या होता है, यहाँ पे आपका शोषण होता है, इसमें ऊष्मा का आपका शोषण होता है, ठीक है। तो ये आपका था ये इसका आंसर क्या था आपका ऊष्मा छेपी, यहाँ पे कि ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपका खाली स्थान है कि इस पर कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व है आपका अधिकतम होता है, ठीक है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये है आपका 0.2224, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 डिग्री पर आपका जो पानी का घनत्व होगा, यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। और पानी का जो घनत्व होता है ये आपका क्या होता है, पहले 0 से लेकर 4 डिग्री तक पहले घटता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ये बढ़ने लगता है, ठीक है। ये आपका इसको याद रखिएगा, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है ये बढ़ने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें कि आपका जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो पानी का जो क्वथनांक होता है, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ घनत्व के बारे में पूछ रहा है, होता है क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक होता है। तो ये आपका क्या ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है क्या होता है इसके साथ में आपका कि वायु दाब में जैसे घटता है तो क्या होता है पानी जो है, पानी का जो क्वथनांक होता है वो भी क्या होता है घटने लगता है। वायु दाब जो है उसका घटने के साथ साथ क्या होता है इसका क्वथनांक भी आपका घटने लगता है ऊंचाई के साथ, मतलब ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, पानी घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि ये है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ जो है विराम से चलना शुरू करती है तो कोई देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है ये आपका रिपीटेड हो गया है, ठीक। ये आपको यहाँ से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के, यहाँ पे दोबारा है, नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो इसका जो वेग कितना होगा।
कोई जो है यहाँ पे कोई वस्तु है नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो इसका वेग कितना होगा, इसके बारे में आपको बताना है कि वेग कितना होगा। ठीक है, तो यह विपरीत रूप से वर्ग समय के लिए ये समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद से सीधे वर्ग समय के लिए समानुपातिक, सीधे वर्ग समय के लिए समानुपातिक, सीधे समय के लिए समानुपातिक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वेग कितना होगा ये आपको पूछ रहा है कि नियत त्वरण से जा रहा है तो सीधे समय के लिए समानुपातिक। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, सीधे समय के लिए समानुपातिक। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपका था ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो समय के लिए समानुपातिक होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा सीधे समय के लिए समानुपातिक होगा। ये आपका जो है यहाँ पे कि अगर कोई वस्तु है नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो इसका वेग आपका हो जाएगा सीधे समय के लिए समानुपातिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका जो है ये चीज़ यहाँ पे है कि ये वेग है, ये वेग क्या होता है, ये आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, सदिश राशि होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये त्वरण है, त्वरण के बारे में आपको पता होगा, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन कितना होता है, v/t होता है। ठीक है, और ये इसका मात्रक कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है मात्रक। ठीक है, या इसको मीटर सेकेंड माइनस 2 ये भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन इसमें से रह गया है या जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम जो है लास्ट क्लास में, जैसा कि पहले भी बोले थे, उसको हम लास्ट क्लास में जो है उसको मर्ज करके देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।